दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रज्ञा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज एक बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं उपस्थित हूं। हमारा जो आज का कंटेंट होगा वो होगा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान का जो इतिहास है वो कैसा रहा, मनोविज्ञान का इतिहास को हम किन कालखंडों में विभाजित करके पढ़ेंगे, तो हम इस बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इससे पहले एक मोटिवेशनल दोहा है कि तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले और खुद पे भरोसा है तो एक दाव और लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले और खुद पर भरोसा है तो एक दाव और लगा ले। साथियों, यदि आपको अपने आप पर खुद पर भरोसा है, आपने खुद पर आत्मविश्वास है, आपको खुद पर आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो आप कौन सी भर्ती आई, कौन सी गई, कौन सी भर्ती कब होगी, इस सब विचार को छोड़ करके आप नई ऊर्जा के साथ आंतरिक रूप से मोटिवेट होकर के और तैयारी में लगे रहें। इसी क्रम में हमारा जो योगदान है वो आपको अनवरत मिलता रहेगा कि हम आपकी मदद करें जितनी हो सके। बाकी पढ़ाई तो आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी। तो मित्रों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कंटेंट, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान का जो इतिहास है, इस इतिहास को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ मनोविज्ञान का जो प्रारंभ हुआ था उस पहले जो हमारा वीडियो था, 3 वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं। 3 वीडियो हमारे अवेलेबल है प्रज्ञा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सबसे पहले तो मैं भूल जाता हूँ, मुझे स्मरण आया कि हमारा जो चैनल है, आप यदि वीडियो पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक आप बने रहें। वीडियो में आज बहुत शानदार नवीन जानकारी आपको मिलेगी। हम बात करते हैं मनोविज्ञान के प्रारंभ की। मनोविज्ञान का जो विकास क्रम है वो अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। अब अतीत की यदि हम बात करें तो मनोविज्ञान में सबसे पहले किसका अध्ययन किया जाता है, इस विषय पर हम बात करेंगे। तो मनोविज्ञान में प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान यह अध्ययन करता है कि प्राणी अपने वातावरण के साथ किस प्रकार अंतःक्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है, किस प्रकार वह प्रतिक्षण करता है, देखता है, अवलोकन करता है। इन सब बिंदुओं का, इन सब बातों का मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान में प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। अब मनोविज्ञान में प्राणी के अंतर्गत मनुष्य, पशु और पक्षी सभी आ जाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक जो है वो पशु पक्षियों का भी अध्ययन करते थे और उसके आधार पर मानव व्यवहार की व्याख्या प्रस्तुत करते थे। यहां पर यदि हम बात करें तो जो मनोविज्ञान जो विषय है, ये मनोविज्ञान जो विषय है, इसको जो वर्तमान स्वरूप हमको देखने को मिलता है मनोविज्ञान का, ये ऐसा नहीं था। मनोविज्ञान इस रूप में जो हम आज पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान जो आज पढ़ते हैं, इस रूप में नहीं था। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। मनोविज्ञान स्वतंत्र मनोविज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन धीरे धीरे एक विषय हुआ करता था दर्शन शास्त्र, और उस दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी मनोदर्शन या मानसिक दर्शन। उस मनोदर्शन या मानसिक दर्शन के अंतर्गत साइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता था। उसकी एक शाखा थी, उसके अंतर्गत ही सामान्य अध्ययन किया जाता था। धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मनोविज्ञान ने दर्शन शास्त्र की कैचुरी को त्याग दिया और एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसका अध्ययन होने लगा। तो हम ये कह सकते हैं निश्चित रूप से कि मनोविज्ञान की जो जननी है वो कौन है? दर्शन शास्त्र। तो यहाँ पर मनोविज्ञान की जो जननी है वो क्या कहलाएगी? दर्शन शास्त्र, या दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान का उद्भव हुआ। आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान का उद्भव किससे हुआ, तो दर्शन शास्त्र से। अब हम बात करते हैं कि जो मनोविज्ञान शब्द है, इस मनोविज्ञान शब्द में ग्रीक शब्द, 2 ग्रीक शब्द है। एक साइकी है और दूसरा है लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। यानी मनोविज्ञान, ग्रीक जो दार्शनिक थे, ग्रीक शब्द है साइकी और लोगस, तो उनके अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला एक विषय था।
यहाँ पर आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय था, तो अब उसका विकास क्रम कैसे कैसे हुआ, मनोविज्ञान की हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी क्या है, इस बिंदु पर अब मैं आपको लेकर चलता हूं। तो मनोविज्ञान के कालखंड को, विकास क्रम को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, एक साइंटिफिक पीरियड, एक प्री साइंटिफिक पीरियड। सबसे पहला मनोविज्ञान का जो विकास क्रम है, इसको मैं बांटूंगा दो भागों में, दो भागों में विभाजित करूंगा और दो भागों में विभाजित करके हम अध्ययन करेंगे। पहला है प्री साइंटिफिक पीरियड। प्री साइंटिफिक पीरियड, ये प्री साइंटिफिक जो पीरियड है, इसे हिंदी में कहते हैं पूर्व वैज्ञानिक काल। पूर्व वैज्ञानिक काल, साथियों पूर्व वैज्ञानिक काल प्री साइंटिफिक पीरियड, और दूसरा जो काल आता है उसका नाम है साइंटिफिक पीरियड। साइंटिफिक पीरियड, इसे कहेंगे वैज्ञानिक काल। वैज्ञानिक काल। अब सबसे पहले हम बात करें तो साइंटिफिक पीरियड जो है, प्री साइंटिफिक पीरियड जो है, पूर्व वैज्ञानिक काल जो है, इस पूर्व वैज्ञानिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो यहां पर हम बात करें तो प्री साइंटिफिक जो पीरियड है वो ग्रीक दार्शनिक हुए हैं। कौन हुए? ग्रीक दार्शनिक। तो ग्रीक दार्शनिक हुए प्लेटो, ग्रीक दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु और हिप्पोक्रेट्स। एक विद्वान हुए हिप्पोक्रेट्स, जिन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण, व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत दिया, वर्गीकरण किया था। तो यहां पर ग्रीक दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु और हिप्पोक्रेट्स से प्रारंभ माना जाता है प्री साइंटिफिक पीरियड, और ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, अर्थात 1878 तक, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि 1878, 1878 तक पूर्व वैज्ञानिक काल रहा, क्योंकि 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट ने स्थापित कर दी थी। इसलिए 1878 तक, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक प्री साइंटिफिक पीरियड माना जाता है। तो यहाँ पर पूर्व वैज्ञानिक काल में ग्रीक दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे ये भी थे, और यहाँ पर एक विद्वान थे हिप्पोक्रेट्स। तो ये ग्रीक जो दार्शनिक थे, इनसे प्रारंभ होकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जो है प्री साइंटिफिक पीरियड माना जाता है। अब इस प्री साइंटिफिक पीरियड में किस किस विद्वान ने क्या क्या किया? सबसे पहले हम बात करें तो 400 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व एक विद्वान हुए हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स ये मनोवैज्ञानिक थे हिप्पोक्रेट्स। इन हिप्पोक्रेट्स ने एक व्यक्तित्व का वर्गीकरण का एक सिद्धांत दिया, जिसे प्रकार सिद्धांत कहा जाता है, शरीर गठन का प्रकार सिद्धांत। क्या सिद्धांत दिया इन्होंने? दिया शरीर गठन का प्रकार सिद्धांत। शरीर गठन का प्रकार सिद्धांत किसने दिया? हिप्पोक्रेट्स ने दिया। थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप्स, शरीर गठन का प्रकार सिद्धांत हिप्पोक्रेट्स ने 400 ईसा पूर्व दिया। मित्रों, इसमें सबसे खास बात क्या थी कि यह व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत है। व्यक्तित्व मापन का जो सिद्धांत था, व्यक्तित्व के जो वर्गीकरण का जो सिद्धांत था, व्यक्तित्व वर्गीकरण का ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है। तो शरीर गठन का प्रकार सिद्धांत व्यक्तित्व वर्गीकरण का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, सबसे प्राचीन सिद्धांत। ध्यान रखना इसको, व्यक्तित्व वर्गीकरण का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? हिप्पोक्रेट्स का, 400 ईसा पूर्व दिया शरीर गठन का प्रकार सिद्धांत। इसे इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप। इसके बाद एक विद्वान हुए सेल्डन। कौन हुए? सेल्डन। सेल्डन ने भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, और व्यक्तित्व के वर्गीकरण में उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व सोमेटोटाइप प्रकार का होता है। तो उसके सिद्धांत का नाम था सोमेटोटाइप सिद्धांत। सोमेटोटाइप
टाइप सिद्धांत। तो सोमेटोटाइप सिद्धांत किसने दिया? ये सेल्डन ने दिया। और शरीर गठन का प्रकार सिद्धांत किसने दिया? हिप्पोक्रेट्स ने दिया। व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो कौन सा है? हिप्पोक्रेट्स का है शरीर गठन का प्रकार सिद्धांत। पूर्व वैज्ञानिक काल प्री साइंटिफिक पीरियड की अवधि ग्रीक दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु और हिप्पोक्रेट्स से प्रारंभ होकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध 1878 तक मानी जाती है। मनोविज्ञान का उद्भव दर्शन शास्त्र से हुआ और मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द, दो शब्द से दो शब्द है ग्रीक भाषा के दो शब्द साइकी और लोगस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय। तो यहाँ पर प्री साइंटिफिक पीरियड में हमने दो विद्वानों की बात कर ली, हिप्पोक्रेट्स और दूसरा सेल्डन। साथियों, इसके बाद एक विद्वान हुए ग्रीक दार्शनिक देकार्ते। कौन हुए? देकार्ते, जिसे देकार्ते भी मिलता है लिखा और देकार्ते भी मिलता है। तो जो देकार्ते थे, ये देकार्ते ने स्पष्ट किया कि जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति जन्म से, जब उसका जन्म होता है तो जन्म के समय कुछ विचार होते हैं उसमें, यानी जब भी व्यक्ति का जन्म होगा तो जन्म से ही बच्चे में कुछ न कुछ विचार होते हैं। ये किसका मत था? देकार्ते का। लेकिन इसके बाद एक विद्वान आए जॉन लॉक, और जॉन लॉक ने इसका खंडन किया। जॉन लॉक ने कहा कि जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिसे उसने क्या नाम दिया? टेबुला रासा। तो यहाँ पर जॉन लॉक आए और लॉक का मत था कि जन्म के समय बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो कोरे कागज के समान होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, कोरे कागज के समान होता है, जिसे उसने क्या नाम दिया? टेबुला रासा। टेबुला रासा। तो ध्यान रखें, टेबुला रासा किसने कहा था? जॉन लॉक ने। क्योंकि देकार्ते ने कहा कि जब भी व्यक्ति का, बालक का, किसी का जन्म होता है तो जन्म के समय मस्तिष्क में कुछ विचार होते हैं। ये देकार्ते का मत था। लेकिन जॉन लॉक ने इसका खंडन किया। जॉन लॉक ने कहा कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, उसमें कुछ नहीं होता। और ये बात बहुत हद तक सही भी है। बाद में इस मत को लेकर ही मूल प्रवृत्तियों के संबंध में भी अध्ययन किए गए। तो जॉन लॉक ने कहा कि बच्चे का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, इसे क्या नाम दिया? टेबुला रासा। इसके बाद एक विद्वान हुए रूसो। रूसो ने कहा कि मनुष्य का जब जन्म होता है, जन्म के समय अच्छे स्वभाव का होता है मनुष्य। कौन कहता है? रूसो। रूसो ने कहा कि मनुष्य का जब भी जन्म होता है, जन्म के समय सभी मनुष्य अच्छे स्वभाव के होते हैं। लेकिन समाज के कटु अनुभव जब आते हैं तो समाज के कटु अनुभव उस व्यक्ति को असामाजिक बना देते हैं। क्या बना देते हैं? असामाजिक, बुरा बना देते हैं। तो समाज के कटु अनुभव उसको बुरा बना देते हैं। एक विद्वान है स्पेंसर। स्पेंसर ने कहा कि मनुष्य का जब जन्म होता है तो जन्म के समय मनुष्य स्वार्थता, सेल्फिशनेस, आक्रमणशीलता, एग्रेसिवनेस आदि गुण उसमें विद्यमान होते हैं जन्म के समय। ये कौन कहता है? स्पेंसर। लेकिन समाज उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, और समाज द्वारा नियंत्रित किए जाने पर असामाजिक जो व्यक्तित्व होता है वो किस में बदल जाता है? सामाजिक व्यक्तित्व में बदल जाता है। ये कौन कहता है? स्पेंसर। इस प्रकार यहां पर प्री साइंटिफिक पीरियड में रूसो, स्पेंसर, हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु, प्लेटो, सेल्डन, लॉक आदि बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने इसमें बारे में अध्ययन किया। तो प्री साइंटिफिक पीरियड का जो हम अवधि मानते हैं वो लगभग 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक 1878 तक मानी जाती है। तो एक बार पुनः देख ले, हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के अंतर्गत हम दो भागों में बांटकर मनोविज्ञान के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहला प्री साइंटिफिक पीरियड। प्री साइंटिफिक पीरियड के अंतर्गत हमने बताया कि ग्रीक दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु और हिप्पोक्रेट्स से प्रारंभ होकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक प्री साइंटिफिक पीरियड रहा। और इसमें हिप्पोक्रेट्स ने 400 ईसा पूर्व शरीर गठन का प्रकार सिद्धांत दिया। ये व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। सेल्डन ने सोमेटोटाइप सिद्धांत दिया। देकार्ते का मत था कि जन्म के समय जब बालक का जन्म होता है तो मस्तिष्क में कुछ न कुछ विचार होते हैं। लेकिन जॉन लॉक ने कहा कि जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, उसमें किसी भी प्रकार के कोई विचार नहीं होते। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक पीरियड, जिसे वैज्ञानिक काल कहा जाता है। साथियों, वैज्ञानिक जो काल है आप सभी जानते हैं, जब
पूर्व वैज्ञानिक काल 1878 तक था, तो वैज्ञानिक काल कब से होगा? 1879 से प्रारंभ। तो 1879 से प्रारंभ हो गया वैज्ञानिक काल और अभी भी चल रहा है। तो 1879 में क्या घटना घटित हुई थी? एक विद्वान हुए थे, आप सभी जानते हैं, विलियम वुंट। विलियम वुंट ने एक प्रयोगशाला स्थापित की थी। क्या स्थापित की थी? प्रयोगशाला। और ये प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापित की थी। जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी विलियम वुंट ने। जब विलियम वुंट ने प्रयोगशाला स्थापित की तो इसी कारण से इसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट विलियम वुंट ने किए। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कौन कहलाते हैं? विलियम वुंट। तो ध्यान रखना, वुंट को ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन कहलाता है? विलियम वुंट कहलाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ यदि पूछा जाए कब हुआ? आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ कब हुआ? तो 1879 में। ध्यान रखना, 1879 से ही जो है आधुनिक मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ। आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक जो मनोविज्ञान है उस मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ। और वो मनोविज्ञान का प्रारंभ कैसा था? औपचारिक, अनौपचारिक नहीं, औपचारिक। औपचारिक प्रारंभ, आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ कब हुआ? 1879 में। तो 1879 में आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ हुआ। इसके बाद यदि हम बात करें तो विलियम वुंट ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुंट कहलाते हैं। क्यों कहलाएंगे इस बात का मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा वेट करें। यहां पर विलियम वुंट ने क्या किया कि मनोविज्ञान में को चेतन अनुभूति का विज्ञान कहा। किसका विज्ञान? चेतन अनुभूति का, कॉन्शियस एक्सपीरियंस, चेतन अनुभूति का के अध्ययन का विज्ञान मनोविज्ञान है। ऐसा किसने कहा? विलियम वुंट ने। तो चेतन अनुभूति के अध्ययन का विज्ञान है, ये बात कौन कहते हैं? विलियम वुंट कहते हैं। विलियम वुंट ने जो प्रयोगशाला स्थापित की थी जर्मनी में, वो इतनी प्रसिद्ध हो गई कि विदेशों से भी बहुत सारे विद्वान उसको देखने के लिए आए। विदेशी विद्वान भी मनोवैज्ञानिक देखने के लिए आए और अध्ययन करने के लिए आए। तो विदेशी जो आए उन्होंने मनोविज्ञान का अध्ययन किया और वहां पर पहुंचे। जैसे उनमें से प्रमुख जो विद्वान थे वो जीएस हॉल थे, जीएम कैटल थे और ईबी टिचनर थे, आदि विद्वान, बहुत सारे विद्वान और भी गए थे। तो उन्होंने मनोविज्ञान का अध्ययन किया। कहां पर? लेबोरेटरी में जाकर के, विलियम वुंट की लेबोरेटरी में जाकर के। इसके बाद इससे जब वो वापस वहां पर गए तो एक विद्वान थे अमेरिका के, जेएस हॉल, एक विद्वान थे जेएस हॉल। जेएस हॉल जब वापस लौटे तो उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला खोली। यानी जर्मनी से लौटने के बाद अमेरिका में ही जेएस हॉल ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। किसने खोली? जेएस हॉल ने। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, अमेरिका में जेएस हॉल ने अमेरिका में पहली प्रयोगशाला, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली। और ये प्रयोगशाला कब खोली? 1883 में। 1883 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली जेएस हॉल ने। तो जेएस हॉल ने अमेरिका में, अमेरिका के थे, ये अध्ययन करने गए थे यहाँ पर वुंट की प्रयोगशाला में। इन्होंने वापस आकर के जर्मनी से वापस जब आए तो अमेरिका में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। लेकिन बाद में पता पड़ा कि इससे पहले ही एक विद्वान हुए अमेरिका में, विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स ने 1875 में, विलियम जेम्स ने 1875 में एक निर्देश प्रयोगशाला खोल रखी थी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में
एक निर्देश प्रयोगशाला। (1875) में विलियम जेम्स ने, किसने खोल रखी थी ये? विलियम जेम्स ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक निर्देश प्रयोगशाला खोल रखी थी, जिसे डेमोस्ट्रेशन लेबोरेटरी कहा गया। निर्देश प्रयोगशाला खोल रखी थी विलियम जेम्स ने 1875 में। कहां पर? अमेरिका में। तो ये जो निर्देश प्रयोगशाला थी, डेमोस्ट्रेशन लेबोरेटरी थी, ये विलियम जेम्स ने 1875 में खोली। ध्यान करें, 1875 में, जबकि विलियम वुंट ने 1879 में क्या बना दिया? प्रयोगशाला स्थापित कर दी। और इसने 1875 में, इसका मतलब विलियम जेम्स ने पहले की। लेकिन मित्रों, विलियम जेम्स, तभी तो ये कंफ्यूजन है कि बहुत सारे जो विद्वान साथी हैं वो किताबों में अपनी गाइड में लिख देते हैं कि विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, फिर अपनी प्रतिष्ठा के लिए इस बात को मानते नहीं है कि ये सत्य का सत्य है। मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को समझें, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स नहीं है, विलियम वुंट कहलाते हैं। क्यों? अब देखो, यहां पर 1875 में और ये है 1879। विलियम वुंट ने तो 1879 में और विलियम जेम्स ने 1875 में प्रयोगशाला स्थापित कर दी। तो पहले तो इसने की थी विलियम जेम्स ने, किंतु क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वुंट की जो प्रयोगशाला थी वो बहुत ही व्यापक और कारगर साबित हुई। जो भी विद्वान गए प्रयोग करके देखे वो सफल हुए। विलियम जेम्स की प्रयोगशाला को मनोवैज्ञानिकों ने मान्यता नहीं दी। विलियम वुंट की प्रयोगशाला के सामने विलियम जेम्स की प्रयोगशाला का कोई महत्व नहीं रहा। इस कारण से इसको मान्यता भी नहीं मिली। इसी कारण से विलियम वुंट को ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी तथा आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी विलियम वुंट ही कहलाते हैं। इसलिए साइंटिफिक पीरियड, वैज्ञानिक काल 1879 विलियम वुंट की प्रयोगशाला स्थापित करने से प्रारंभ माना जाता है। तो हम एक बार पुनः देख लें। हमने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ी। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के अंतर्गत दो भागों में हम बांट कर पढ़ रहे हैं, प्री साइंटिफिक पीरियड और साइंटिफिक पीरियड। साइंटिफिक पीरियड की यदि मैं बात करूं तो वैज्ञानिक काल का प्रारंभ 1879 से माना जाता है। विलियम वुंट के प्रयोगशाला जब जर्मनी में स्थापित की तब से इसका प्रारंभ माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट कहलाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुंट कहलाते हैं। यहाँ पर अमेरिका में जे.एस. हॉल एक विद्वान हुए जो विलियम वुंट की प्रयोगशाला में अध्ययन करने गए थे। वहां पर अमेरिका वापस लौटने के बाद उन्होंने अमेरिका में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1883 में स्थापित की। इससे पहले ही पता चला कि 1875 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में ही एक निर्देश प्रयोगशाला विलियम जेम्स ने स्थापित कर रखी थी। डेमोस्ट्रेशन लेबोरेटरी पहले ही स्थापित कर रखी थी, किंतु वुंट की प्रयोगशाला के सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। विलियम वुंट की प्रयोगशाला को मान्यता मिली, सभी ने सराहा और विद्वानों ने विलियम जेम्स की प्रयोगशाला को नकार दिया। इस कारण से प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट कहलाते हैं। साथियों, अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि मनोविज्ञान के जो स्कूल स्थापित हुए मनोविज्ञान के विकास क्रम में और विलियम वुंट की प्रयोगशाला का उन पर क्या योगदान रहा, क्या प्रभाव रहा, क्या इफेक्ट रहा, उन सब का अध्ययन मनोविज्ञान के संप्रदाय, जिसे हम स्कूल कहते हैं, तो उन स्कूलों का संप्रदाय का हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।